यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में क्वेश्चन नंबर 166 तक कवर कर लिया था हम लोगों ने। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 167 के ऊपर फोकस करेंगे। अगेन ये क्वेश्चन आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर से पूछा गया है और ये क्वेश्चन भाई कॉन्सेप्चुअल है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ और ये न्यूमेरिकल आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा भाई। जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे ना ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर, आज आपका इस न्यूमेरिकल को करने के बाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये भी रियलाइज़ होगा भाई कि एक थ्योरेटिकल समझना चीज़ों को और एक न्यूमेरिकल बेसिस पे समझना, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। और इस न्यूमेरिकल को करने के बाद ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम लोग के पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है या फिर कहिए हम लोग उसी को टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं, तो वही ट्रांसफार्मर से अगर हम लोग एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो वहाँ पे इफिशिएंसी पे क्या असर होगा, आपका जो केवीए रेटिंग है उस पे क्या असर होगा, ठीक है। ये सब पे हम लोग आज बात करेंगे भाई। और एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कैसे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में फिर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 167 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, मींस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसका पावर रेटिंग दिया हुआ है 20 kVA और ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है भाई। ये क्या कर रहा है, 2300 वोल्ट को 230 वोल्ट में एक तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। अब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे डिजाइन करते हैं ये भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे। जैसे जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा ये कुछ इस तरीके का होगा, इमेजिन कीजिए आप। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई। ओके, तो इसका पावर रेटिंग कितना है, मैक्सिमम पावर रेटिंग कितना है इसका, ये है 20 kVA, ठीक है, 20 kVA। और ये क्या कर रहा है, ये 2300 वोल्ट को 230 वोल्ट में एक तरीके से कन्वर्ट करता है। अब इससे मेरे को क्या करना है, ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना भाई। तो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, कोर जो होगा आपका ये तो ऐसे कैसे रहेगा, हम लोग इसमें फिजिकल लेवल पे यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बनावट है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करने वाले हैं। जैसे ये आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है या फिर कहिए इसी को हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं भाई। तो ये पूरा का पूरा जो कोर हो गया और ये पूरा वाइंडिंग हो गया, ये सब क्या होगा, एक टैंक होगा, उस टैंक के अंदर ऑयल भरा होगा, उस ऑयल के अंदर ये डूबा हुआ होगा। और ट्रांसफार्मर से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, दो टर्मिनल इधर से और दो टर्मिनल इधर से, मतलब दो टर्मिनल हाई वोल्टेज साइड का और दो टर्मिनल आपका लो वोल्टेज साइड का आपको दिख रहा होगा बाहर से। क्लियर हुआ, यानी आपको ट्रांसफार्मर के बाहर में सिर्फ और सिर्फ 4 वायर दिख रहे होंगे। क्लियर हुआ। अब हम लोग को ये पता है कि मेरे को ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है, तो भाई हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे प्लस है माइनस है, ये आपका या फिर डॉट से दिखा देते हैं, यहाँ पे डॉट दे दिए कि यहाँ पे डॉट मीन्स यहाँ से करंट एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में दो तरीके का कनेक्शन होता है ना। अगर ये प्लस है माइनस है या फिर ये डॉट है या अनडॉटेड है, तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे माइनस यानी प्लस माइनस, ये क्या हो जाए, एडिटिव पोलैरिटी का हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल देखिए हम लोग क्या करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए भाई, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, और ये आपका प्लस है माइनस है, यानी माइनस प्लस को एक साथ जोड़ देंगे। क्लियर हुआ भाई, ऐसे ही जोड़ रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये प्लस है या फिर कहिए ए बी सी डी ऐसे कर लेते हैं नेमिंग। तो ये मान लेते ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, नेगेटिव है ना यहाँ पे, बी हो गया। और दूसरे वाइंडिंग का क्या है, प्लस यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यानी इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मेरा डी हो जाएगा और ये मेरा सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा ए था, ये बी था, ये सी था और ये मेरा डी था। तो बी और डी को एक साथ जोड़ देना, जो तार निकला हुआ उसको एक साथ जोड़ देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे जोड़ दिया हम लोगों ने, बी और डी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और जहाँ पे बी और डी जोड़ते हैं वहीं से हम लोग क्या करते हैं, एक आउटपुट के लिए बाहर कनेक्शन लेते हैं। क्लियर हुआ। तो ये मेरा कॉमन पॉइंट है, यहाँ से एक बाहर कनेक्शन ले लेंगे और दूसरा क्या होता है, एक यहाँ से लेते हैं, सी से बाहर ले लेते हैं। तो सी से एक बाहर ले लेंगे, ये मेरा क्या हो जाए, यहाँ पे आउटपुट लग जाएगा। और इनपुट हम लोग कहाँ कहाँ दे रहे हैं, इनपुट हम लोग देते हैं ए और सी के बीच में। तो ए ये हो गया और
यहाँ से एक तार ले लीजिए, यानी ऐसे कर लीजिए भाई, ये मेरा इनपुट हो जाएगा, यानी इधर से V1 देंगे और C और D के बीच में, यानी इसके बीच में आपका लोड कनेक्ट होगा। तो आप एक बार आराम से भाई तसल्ली से इसको सोचिएगा कैसे ये सर्किट डिज़ाइन किया गया है। मैंने आपको इतना समझा दिया है, कुछ रहा नहीं इसके अंदर। ओके, अगर आप नहीं कैच कर पा रहे हैं या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो वही चीज़ है कि टाइम दीजिए अपने ऊपर। ओके, थोड़ा सोचिए अकेले रह करके कि एक्चुअल में हो क्या रहा है सिस्टम के अंदर। तो ओवरऑल हम लोग के पास यहाँ पे एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, पावर रेटिंग दिया हुआ है, और ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, इज यूज टू बी एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर इसके लिए यूज करेंगे विथ कांस्टेंट सोर्स वोल्टेज ऑफ 2300। यहाँ पे सोर्स लिख दिया, यानी प्राइमरी साइड मेरा कौन सा रहेगा, ये 23 वोल्ट, यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, प्राइमरी साइड कनेक्ट करेंगे। ओके, जिस साइड में हम लोग सोर्स कनेक्ट करते हैं उसी को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, जिस साइड लोड लगाते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। आगे बोलता है एट फुल लोड ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर आपका दिया हुआ है, यूनिटी लेके चलना है। बोलता है कैलकुलेट द पावर आउटपुट, कितना पावर आउटपुट मिलेगा वो बताना है। किसका, जब आप इसको एज अ ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह यूज करेंगे तब। अभी जैसे ये 2 वाइंडिंग या फिर सिंगल फेज है तो अभी कितना पावर दे सकता है, 20 kVA दे सकता है। लेकिन जब आप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो उस समय आपको बताना है कि आउटपुट में कितना पावर देगा। और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले सेशन में कि जो आउटपुट पावर मिलेगा लोड पे, इसके अंदर 2 पावर छिपा हुआ होता है। एक तो ट्रांसफॉर्म पावर एंड ट्रांसफार्मर के एक्शन के थ्रू जो आया वो भी आपको बताना है, यानी टोटल पावर जो मिलेगा इसमें से आपको दोनों को फिल्टर आउट करके बताना है कि टोटल पावर का कितना जो है आपका ट्रांसफॉर्म पावर है और कितना जो है आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड पावर है। आगे बोलता है इफ द एफिशिएंसी ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है इसको अगर आप 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर पे यूज करेंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना दिया, 96%। तो जब आप इसको ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह बनाएंगे तो सेम पावर फैक्टर पे 0.6 पे अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करेंगे तो उस समय आपको बताना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा यहाँ पे समझा दिया मैंने। अब सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले भाई हम लोग आते हैं अपने सर्किट के ऊपर। तो मैंने आपको ओवरऑल समझाया था कि आप जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे भाई ये 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आपका होगा एडिटिव पोलैरिटी का। एडिटिव पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि आपका जो वोल्टेज है, जैसे ये मान लेते हैं आपका प्लस हो गया माइनस हो गया, ठीक है, और इसी के साथ दूसरा वाइंडिंग अगर आप जोड़ दे रहे हैं, इसका ये प्लस या माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे E1 है और ये E2 है तो दोनों EMF क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस इसका मतलब क्या, दोनों EMF ऐड हो जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एडिटिव पोलैरिटी का होगा मेरा। क्लियर हो गया? और एक था आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, जिसमें आप क्या करेंगे, हम लोगों ने जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग प्लस माइनस यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड है, इवन अभी डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। ओके, और यहाँ पे भी अगर माइनस कर दिया और ये प्लस कर दिया, इसका मतलब क्या, ये दोनों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, EMF दोनों का एक तरीके से यहाँ पे अपोजिट है। तो यहाँ पे भाई दोनों केस को लेकर के समझाया गया है। फर्स्ट फिगर जो दिखाया गया है इसमें क्या है, ये मेरा एडिटिव पोलैरिटी को दिखाया गया है इसने, ठीक है, एडिटिव पोलैरिटी को इसने दिखाया। सबसे पहले देखिए, मैं अभी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पे ही रहता हूँ, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इस तरीके से दिखा देता हूँ भाई। इधर पावर कितना हो, ये 20 kV है तो इधर भी आपका 20 kV है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ पावर क्या होता है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में सेम होता है। इधर वोल्टेज कितना है मेरा 2300 वोल्ट, इधर कितना होगा तो 230 वोल्ट। एक बार देख लेता हूँ, 230 ही है ना, सही है 230 वोल्ट। तो भाई मैं यहाँ पे पहले चेक कर रहा हूँ कि ये जो मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, ओके, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग होगा इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो यहाँ पे ये कितना मैक्सिमम करंट एक तरीके से झेल सकता है। तो मैं इधर का मेरे को पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो मैं करंट देख सकता हूँ कि इस वाइंडिंग में कितना करंट एक तरीके से झेला जा सकता है। तो I1 इक्वल टू पावर इक्वल टू हम लोग को पता नहीं, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर क्या होता है, V1 इंटू I1 होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से I1 क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाई V1, पावर मेरे को पता है 20 kV, यानी 20,000 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कर देंगे, कितना हो जाएगा 2300। यहाँ से जब आप करंट निकालेंगे, थोड़ा सा मैं कैल्सी ले लेता हूँ भाई, कैल्सी का जरूरत है यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 2300, ये आपका
8.69 एम्पियर झेल सकता है, ठीक है। और सीधी सी बात है, इधर मेरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग है तो इधर करंट मेरा ऑटोमेटिक क्या होगा, लो होगा। अब सेकेंडरी साइड का देखते हैं हम लोग कि इस साइड में ये मैक्सिमम कितना करंट अपने अंदर से वाइंडिंग झेल सकता है। तो इधर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू V2I2। तो यहाँ से हम लोग को एपरेंट पावर दिया तो I2 यहाँ से आ जाएगा पावर, यानी 20,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 230। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 86 थोड़ा सा इधर स्पेस बना लेते हैं, 86.95 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि प्राइमरी वाइंडिंग कितना करंट झेल सकता है और सेकेंडरी वाइंडिंग कितना झेल सकता है। अब देखिए, मैं अभी इसको प्लस माइनस, इसको मान लेते हैं माइनस, इसको प्लस, ठीक है। इस तरीके से मैं दिखा दिया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग PS भिमरा वाले बुक को फॉलो कर रहे हैं भाई, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था जो आपका टोटल पावर था उसमें ट्रांसफॉर्म पावर कितना होगा और कंडक्शन के थ्रू कितना पावर एक तरीके से आएगा। तो इस बुक में आप देखिए, लास्ट वाला सेशन आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये ए को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे ए, ये मेरा सी और ये मेरा बीच में बी। तो हमेशा बुक जो है यही रिप्रेजेंटेशन लेकर के चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन से हम लोग कोई लेना देना नहीं भाई, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि एडिटिव पोलैरिटी का हम लोग यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं। तो ये मान लेते हैं मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। इसी के साथ मेरे को सेकंड वाइंडिंग भी जोड़ना है, सेकंड वाइंडिंग जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। यानी ये डी पॉइंट होगा यहाँ पे, इस तरीके से जोड़ दिया हम लोगों ने, ओके। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्राइमरी साइड, यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला है। जब आप इसको एज ऑटो ट्रांसफॉर्म बनाए विथ कांस्टेंट सोर्स वोल्टेज ऑफ 2300 वोल्ट, यानी सोर्स वोल्टेज मेरा कितना होगा, 2300। मींस प्राइमरी साइड में हम लोग 2300 वोल्ट एक तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो 2300 इसमें दिया होता है। यहां से एक तार निकाल लेता हूं भाई, यहां से मैं दे देता हूं इसमें V1 इक्वल टू 2300 वोल्ट, क्लियर हुआ। और लोड कहां से कनेक्ट करेंगे, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं ऐसे। लोड कहां से कनेक्ट होगा, यहां से लोड मेरा कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। इधर मेरा सप्लाई हो गया तो ओवरऑल क्या होगा, लोड इसी साइड लगेगा, समझ में आया। अब देखिए एक चीज और समझिए, इसी सर्किट को मैं ऐसे फ्लिप कर दे रहा हूं, समझ रहे, ऐसे रखा हुआ ना, मैं इसको ऐसे पलट देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैं बुक के साथ आपको सिंक्रोनाइज करना चाहता हूं। इस वाले वाइंडिंग को ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। मतलब सेम ही रहेगा यार, ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ठीक है। ये मेरा प्लस था, ये मेरा माइनस था, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये वाला ऊपर जोड़ देते हैं इस तरीके से, ओके। ये माइनस और ये मेरा प्लस। यहाँ पे मैंने 2300 वोल्ट दिया और इधर से मैं लोड ले लेता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल बुक के साथ आप सिंक्रोनाइज ऐसे बनाए सर्किट या फिर ऐसे बनाए, ठीक है। तो बुक के साथ आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, इसको भी रहने देते हैं यहाँ पे। देखिए क्योंकि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मेरे को ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा वाला वोल्टेज अप्लाई किया भाई, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी साइड है ना 2300 वोल्ट, तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होगा क्योंकि इधर मेरा वोल्टेज ज़्यादा है, समझ रहे बात को। तो ओवरऑल ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग और ये मेरा हो गया एक तरीके सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी ये वाला मेरा वाइंडिंग हो गया और एक ऊपर वाला जो है मेरा सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसको और बेटर तरीके से करने के लिए, इसमें कंफ्यूजन ना रहे, तो हम लोग इसी डायग्राम को क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा देता हूँ। इसका नंबर ऑफ टर्न्स मैं ज़्यादा दिखा देता हूँ और इधर मैं नंबर ऑफ टर्न्स छोटा दिखा देता हूँ भाई, ठीक है, क्लियर। ये 2300 वोल्ट था और इसके अंदर जो करंट फ्लो है हम लोग ऑलरेडी डाटा लिखा हुआ है। तो देखिए ये मेरा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, क्लियर हुआ। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में भाई मैक्सिमम कितना करंट झेल सकता है, I1 मैंने निकाला, कितना करंट एक तरीके झेलना चाहिए, 8.69 एम्पियर, ठीक है।
तो ओवरऑल क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव माना है, इसको नेगेटिव, तो ये मेरा प्लस था, ये मेरा माइनस था। यहाँ पे अगर मैंने V1 अप्लाई किया तो सीधी सी बात है जो EMF इंड्यूस्ड होगा इस V1 क्या, ये प्लस माइनस है, तो V1 क्या होगा, जस्ट अपोज करता है ना, इसलिए E1 को मैंने ऊपर तरफ दिखाया था कि इस वाले वोल्टेज को अपोज करे। क्लियर हुआ। और क्योंकि इधर से करंट आएगा, या फिर समझिए ना, ये मेरा जो भाई ऐसा समझिए, ये जो मेरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग है ना, इसमें करंट कितना बहेगा, कितना ही बह सकता है ये वाला करंट। तो देख रहे हैं इसमें दिखाया ना 8.69 एम्पियर। भाई ये मेरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग है तो इसमें करंट आपका लो रहता है ना, समझे, तो इसमें करंट दिखाया 8.69 एम्पियर, पहले समझिए आप। उसके बाद ये वाला जो वाइंडिंग है मेरा AB, ये क्या है, मेरा लो वोल्टेज वाइंडिंग है ना, लो वोल्टेज वाइंडिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसे मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि हम लोगों ने एडिटिव पोलैरिटी के साथ जोड़ा, ये प्लस है यहाँ पे तो माइनस है, देख रहा है, दोनों वोल्टेज जुड़ जाएगा। तो देख रहा है E1 जिस डायरेक्शन में मैंने दिखाया है उसी डायरेक्शन मेरा E2 भी है, यानी E1 और E2 क्या होगा, दोनों ऐड होगा यहाँ पे। और एक चीज देखिए, ये जो मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग था इसमें मैक्सिमम कितना करंट एक तरीके से फ्लो हो सकता था, 86.9 एम्पियर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 86.9 एम्पियर। तो जब भी आप ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं भाई, किससे, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से, तो दोनों का पहले करंट देख लीजिए, इसमें कितना करंट है 8.69, इसमें कितना करंट है 86.9, ठीक है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो सबका क्या करते हैं इंडिविजुअली, इसमें इतना करंट झेल सकता है, इसमें इतना करंट झेल सकता है, ठीक है, इस तरीके जोड़ देना है। क्लियर हुआ। अब देखिए, क्योंकि भाई हम लोग लोड कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, लोड हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो लोड से भाई हमेशा क्या होना चाहिए, अगर ये यहाँ पोलैरिटी पकड़ी ना, ये प्लस है माइनस, मतलब ये वाइंडिंग जब आपने फिक्स कर दिया तो ये आपका ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव से करंट आपका हमेशा निकलेगा। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डॉट दिखाया था, एक डॉट यहाँ से, एक मतलब एक पॉजिटिव था नेगेटिव था, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहाँ से करंट निकलेगा, तो यहाँ से आपका करंट निकल रहा है I2, ठीक है, लोड की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल देखिए करंट का डायरेक्शन कैसे लगाते हैं भाई, इसका एरो ऊपर की तरफ ही क्यों गया ये मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर हुआ। क्योंकि आप इसके हिसाब से चलिए ना, इसको आपने कांस्टेंट कर लिया, मान लीजिए जैसे था वैसे का वैसे ही रहने दिया आपने, ठीक है। अब क्या करना, सेकेंडरी वाइंडिंग को साथ जोड़ना है, तो प्लस है माइनस है, इसके साथ जोड़ दी, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, समझे। तो करंट आपका हमेशा क्या निकलेगा, प्लस से ही तो निकलता है, और ये कहाँ जाएगा, लोड की तरफ जाएगा। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा करंट जो है हमेशा, मतलब प्लस माइनस वैसे ही पकड़ सकते हैं आप, ठीक है, प्लस है तो करंट प्लस से ही हमेशा निकलता है। यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसे है इस पर अभी हम लोग बात करते हैं। देखिए तो ओवरऑल देखिए भाई, सेकेंडरी साइड में करंट कैसे निकल रहा है, ये आप पोलैरिटी से पकड़ लीजिए कि आपका हमेशा लोड की तरफ जाएगा, या फिर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से आपका करंट हमेशा निकलेगा ही निकलेगा। अब ये क्योंकि सोर्स लगा रखा है आपने इधर V1, तो इधर से करंट क्या होगा, हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर हुआ, जिसको हम लोग I1 बोल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे B, यहाँ पे अगर आप KCL लगाएंगे, KCL एट B पॉइंट, क्या होगा बताइए, इधर से मेरा करंट आ रहा है I1, इनकमिंग करंट देखते ये भी आ रहा है, और ये तो आउटगोइंग है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए ना, ये आपका आउटगोइंग है और ये भी आपका आउटगोइंग है, ठीक है। देखिए जैसे इसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, इसको आप सेपरेट समझिए, इसको आप प्राइमरी वाइंडिंग फोकस कीजिए। जब भी आप इसको एक्साइटेशन देंगे भाई, तो इसमें करंट क्या होगा, वाइंडिंग में नीचे की तरफ ही तो आएगा, समझ रहे बात को। तो करंट के डायरेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे आप KCL लगाएंगे, नहीं तो फिर जो पहला लेक्चर मैंने आपको दिया था ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि कैसे हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को एक ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे सब चीज़ मैंने आपको बताया था भाई, ठीक है। उसको आप एक बार देखिए जा करके, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने I2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ना ऊपर की तरफ, तो सीधी सी बात है भाई, जो मेरा इस वाले वाइंडिंग में जो करंट होगा इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि इस करंट के चलते जो मेरा फ्लक्स बन रहा होगा, और जैसे ही आपने लोड लगाया तो यहाँ पे मेरा एक और करंट आया I2, ये क्या करेगा, इस वाले फ्लक्स को अपोज करता है, या फिर कहिए इस करंट के चलते मेरा एक और फ्लक्स बनेगा ∅2, और ये ∅2 क्या करेगा, इस वाले फ्लक्स को अपोज करता है। तो इस वाले वाइंडिंग का करंट और इस वाले वाइंडिंग का करंट हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है। क्लियर हुआ।
तो ओवरऑल भाई अगर आप यहाँ पे KCL लगाएंगे, बी पॉइंट पे KCL लगाएंगे तो देखिए ये भी आउटगोइंग है, ये भी बाहर निकल रहा है पॉइंट से, ये भी आपका बाहर निकल रहा है, यानी दोनों जुड़ जाएगा। यानी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे या फिर ये जो I1 होगा, यही I1 क्या होगा, यहाँ पे आकर के कुछ इधर चला गया कुछ इधर चला गया होगा, तो आप कहेंगे ना I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, KCL लगाइए ना, ये आपका इनकमिंग करंट है, बाकी आउटगोइंग करंट है, तो आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू इनकमिंग करंट के बराबर होगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, I1 इधर मान लेते हैं आपका I2 है, और इधर मान लेते कोई भी नाम दे देते हैं, मान लेते भाई ये आपका IA, कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा I2 प्लस IA मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से कितना करंट आ रहा है ये हम लोग को कैसा पता चला, दोनों को जोड़ दिए, इसका वैल्यू मेरे को पता है 86.9 एम्पियर, प्लस आपका जो IA है ये कितना है, ये है आपका 8.69, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा सोर्स के साइड से कितना करंट आ रहा है, तो ये आ गया आपका 95.59 एम्पियर। क्लियर हो गया कैसे हम लोग करंट को एक तरीके से निकालते हैं यहाँ पे। अब हम लोग आगे आते हैं भाई, देखिए क्योंकि दोनों वोल्टेज भाई, इस वाले वाइंडिंग का प्राइमरी साइड के वाइंडिंग का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और जो सेकेंडरी साइड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, दोनों एडिटिव पॉलिटी है, प्लस और माइनस दोनों जुड़ जाएगा। यानी ये कितना वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज कितना इंड्यूस्ड होगा 230, इसके पास कितना होगा, ये होगा 2300, तो लोड के पास कितना मिलेगा, लोड के पास कितना मिलेगा वोल्टेज, ये हो जाएगा E1 प्लस E2, दोनों वोल्टेज जुड़ जाएगा। तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे 2300 प्लस 230, दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा टोटल वोल्टेज लोड के पास 2530 वोल्ट। ठीक है, तो लोड के पास हम लोगों ने वोल्टेज कैसे निकाला है, ये भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब देखिए, और लोड के पास कितना करंट आ रहा है ये हम लोगों ने भी जस्ट देखा, क्योंकि इसी वाइंडिंग से तो जाना है ना, तो ये वाइंडिंग कितना मैक्सिमम करंट झेल सकता है, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया अभी। अब देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही KCL लगाया हुआ है, KCL लगा के आपका इनकमिंग करंट कितना है 95.59 निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया है, समझा दिया मैंने। अब हम लोग बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का जो KVA रेटिंग होगा, कितना ये लोड के पास पावर सप्लाई कर सकता है, ये हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो लोड के पास वोल्टेज कितना है, लोड के पास वोल्टेज कितना है भाई 2530, ये मेरा वोल्टेज हो गया, क्योंकि वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है, ये मेरा एक तरीके से इसका रेटिंग हो जाएगा ना, पावर रेटिंग हो जाएगा, है ना, या फिर कहिए VA रेटिंग या फिर KVA रेटिंग जो भी बोलिए। तो इतना वोल्टेज है, करंट कितना आ रहा है, करंट तो मेरा यही आ रहा है, यानी इसको मल्टीप्लाई 86.9, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 1000 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा KVA में आ जाएगा, यानी कितना हो गया आपका ये 220 KVA। इतना ज़्यादा ये एक तरीके से पावर सप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है भाई, कि जब ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट कर रहा था, या फिर कहिए जब ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट कर रहा था, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ ये 20 KVA का मैक्सिमम पावर क्या कर रहा था, प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर कर पा रहा था। लेकिन भाई ऑटो ट्रांसफार्मर में ये देख रहे हैं 100 KVA एक्स्ट्रा इसका रेटिंग बढ़ गया। ऐसे कैसे बढ़ गया, तो इसके पीछे का एक सीक्रेट है, यहाँ पे देखिए क्या है, कि जो आपका ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था, इसमें जो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ पावर जा रहा था भाई, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स के थ्रू जा रहा था, समझ रहे बात को, यानी ये ट्रांसफार्मर एक्शन से एक तरीके से 20 KVA का पावर प्राइमरी साइड का सेकेंडरी साइड में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। लेकिन इसके अंदर कोई भी पावर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के थ्रू नहीं हुआ है, समझे, क्योंकि दोनों वाइंडिंग आपस में आइसोलेटेड है। लेकिन भाई ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें भाई, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि लोड के पास जो पावर जाता है वो ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू भी जाता है, और क्योंकि दोनों वाइंडिंग के बीच में कंडक्शन है ना, इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड है, तो बाकी का जो पावर है वो कैसे जाएगा, कंडक्शन के थ्रू जाएगा, समझे। तो 20 KVA पावर रेटिंग इसलिए हैंडल कर पा रहा है क्योंकि इसके अंदर भाई ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू भी पावर जा रहा है लोड के पास, और कंडक्शन के थ्रू भी जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कितना आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू जाएगा और कितना जो है आपका कंडक्शन के थ्रू जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने चेक किया, ये वाला जो आया आपका, ये तो हम लोगों ने प्राइमरी इधर सेकेंडरी साइड में चेक कर लिया भाई, ठीक है, कि सेकेंडरी साइड में पावर कितना मिल रहा है 2530, ये मेरा वोल्टेज था, और करंट कितना है मेरा 86.9 है ना, तो ये ओवरऑल कितना मिल गया 220 KVA। अब सीधी सी बात है, अगर लोड साइड में इतना आपको पावर देखने को मिल रहा है तो प्राइमरी साइड से भी पावर इतना जाना चाहिए। तो प्राइमरी साइड में देखिए, प्राइमरी साइड में वोल्टेज कितना है 2300,
करंट कितना यहाँ से निकल रहा है 95.59। इसको भी जब आप और इसको 1000 से भागा दे दीजिए, है ना, केवीए में चेंज 1000 से भागा दे देंगे, यहाँ पे 1000 से भागा दिया तो यहाँ से भी कितना आ गया 220 केवीए, यानी इनपुट पावर भी मेरा 220 केवीए है और आउटपुट पावर भी एक तरीके से 220 केवीए, और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉसेस को कंसिडर कर नहीं रहे अभी, समझ में आया। तो जितना आपका इनपुट पावर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से आउटपुट पावर मिलेगा। अब देखिए आगे क्या बोलता है, अब क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी क्वेश्चन में आपका देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोला, इस ट्रांसफॉर्मर जब बनाएंगे तो जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सारा का सारा किस पे कैलकुलेट करना, यूनिटी पावर फैक्टर पे। क्या क्या कैलकुलेट करना है, यूनिटी पावर फैक्टर कंसीडर करके आउटपुट पावर कितना ये देगा ये बताना है। कब, यूनिटी पावर फैक्टर पे। ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू कितना पावर आ रहा है वो भी कब, यूनिटी पावर, सब यूनिटी पावर फैक्टर पे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ओके, तो ओवरऑल भाई क्योंकि ये मेरा एपरेंट पावर था, ये एपरेंट पावर है, तो सीधी सी बात है अगर आप यहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी ले लें तो एपरेंट पावर ही क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव पावर बन जाएगा, समझे। तो वही बोला द पावर आउटपुट एट फुल लोड ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 220 किलोवाट हो जाएगा। मतलब जो मेरा एपरेंट पावर था वही मेरा एक्टिव पावर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग आगे काम कर रहे हैं कि ये तो मेरा टोटल पावर है भाई 220 किलोवाट, इसमें से अब देखना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू कितना पावर आया है और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के थ्रू कितना पावर आया है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि ट्रांसफॉर्मर एक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस पे बात किया भाई, ट्रांसफॉर्मर एक्शन किसके किसके बीच में होता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये करंट अपोजिट है और ये करंट अपोजिट है। इसका मतलब क्या है, इस वाले वाइंडिंग में और इस वाले वाइंडिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर एक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या, इस वाइंडिंग का जो पावर होगा वही क्या हो रहा होगा, ट्रांसफॉर्म होकर के इस वाइंडिंग में एक तरीके से जा रहा होगा, है ना। और ये सब पे हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है, फॉर्मूला भी एक तरीके से हम लोगों ने समझ रखा है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे डायरेक्ट निकालेगा, हियर वाइंडिंग BC एक्ट एज द प्राइमरी। BC कौन सा है, देखिए ये है मेरा BC, ठीक है, प्राइमरी है, और जो AB होगा ये मेरा सेकेंडरी होगा। क्लियर हुआ। तो बोलता है हेयर वाइंडिंग BC एक्ट एज अ प्राइमरी एंड द वाइंडिंग AB एक्ट एज अ सेकेंडरी। तो जो KVA ट्रांसफॉर्म होगा यानी ट्रांसफॉर्म एक्शन के थ्रू जो हो जाएगा, कितना जाएगा बताइए। तो हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी साइड में यानी जो BC वाइंडिंग है इसमें कितना पावर है, BC पे फोकस कीजिए, ये है मेरा BC, ये B हो गया और ये C हो गया। इसमें पावर कितना भाई, करंट कितना इसमें जा रहा है बताइए 8.69, और वोल्टेज कितना है इसमें, वोल्टेज कितना है आपका, देखिए कहाँ गया हम लोग का, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से कंपेयर कर रहा भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ से कंपेयर कर रहा। ये वाला पहले देखिए प्राइमरी साइड में फोकस कर रही है, मेरा वाइंडिंग BC का हो गया, और ये वाला जो है मेरा वाइंडिंग यहाँ पे एक जीरो छूट गया था मिस्टेक से, ये हो गया मेरा AB का। तो सबसे पहले देखिए BC में, BC मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, इस वाले वाइंडिंग में देखिए आप करंट कितना है 8.69, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, जो E1 होगा कितना है आपका, ये है 2300। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वाइंडिंग का अपरेंट पावर निकलेगा, और यही पावर क्या हो रहा होगा, ट्रांसफॉर्म होकर के यहाँ पे जा रहा होगा, समझ में आ रहा है। हाँ, और KVA में करने के लिए 1000 से भागा दे देंगे, तो वही यहाँ पे किया हुआ देखिए, ये हो गया 2300, इसमें करंट था आपका 8.69, तो यहाँ से आ गया मेरा 20 kVA। वही अगर आप सेकेंडरी साइड की बात करें भाई, जितना पावर प्राइमरी उतना ही आपको सेकेंडरी में भी मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें देखिए E2 कितना है, E2 कितना है इसमें आपका, ये था आपका 230 गुना करंट कितना है इसमें 86.9, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1000 से भागा दे देंगे KVA के लिए, तो ओवरऑल ये भी आपका कितना आएगा 20 kVA ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो पावर आ रहा है लोड के पास, ये टोटल कितना है 220 किलोवाट, लेकिन जो पावर आपका ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू जाएगा वो कितना जाएगा, ये जाएगा सिर्फ और सिर्फ 20 kV। और क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी लिया, इसका मतलब क्या, आप क्या कहेंगे 20 किलोवाट सिर्फ और सिर्फ, समझ में आया। यानी 20 किलोवाट जो है सिर्फ और सिर्फ आपका पावर ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू जा रहा है, यहाँ पे भी क्लियर हुआ, और होना भी चाहिए। अब बाकी का जो पावर ट्रांसफॉर्म होगा वो कैसे होगा, कंडक्शन के थ्रू होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के थ्रू। तो टोटल पावर मेरा 220 था, 220 में से 20, क्योंकि ये मेरा भाई क्या था, ये ट्रांसफॉर्म पावर एक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया 20 kVA, 200 kVA मतलब क्या 200 किलोवाट। यूनिटी पावर फैक्टर पे देखना, यानी 200, सोचिए कितना हैवी पावर जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के थ्रू जा रहा है, समझे। तो आपको समझ में आ गया हो कैसे यहाँ पे पावर रेटिंग एक तरीके से ट्रांसफॉर्मर का बढ़ जाता है अगर आप उसको ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना देते हैं तो। अब देखिए भाई, वही चीज यहाँ पे बोला है
नोट में, हाउ अ 20 kVA टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 220 kV एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि 20 kVA था जब ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इंटरेक्ट कर रहा था, अब जैसे इसको ऑटो ट्रांसफार्मर बना दिया, अभी क्या कर रहा है एक तरीके से 220 kVA, तो कैसे, तो वही है, आउट ऑफ 20 kVA सिर्फ और सिर्फ 20 kVA क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू जा रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी, बाकी जो है आपका 200 kVA कैसे जा रहा है, आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन के थ्रू जा रहा है भाई, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट कनेक्शन पे। अभी हम लोगों ने पढ़ा एडिटिव पोलैरिटी, मींस दोनों वाइंडिंग का जो वोल्टेज था, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था, ये और ये दोनों जुड़ रहा था, ऐड हो रहा था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेकंड वाला फिगर देखें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया भाई, दोनों वाइंडिंग का अपोजिट कर दिया, देख रहा है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। इसका मतलब क्या, E1 और E2 दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे भाई। ये पॉजिटिव दिखा दिया तो E2 क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा ना, समझे। तो दोनों वोल्टेज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब समझिए, इसके पास वोल्टेज कितना है, 2300 वोल्ट, यहाँ पे भाई EMF इंड्यूस्ड कितना होगा, 2300 होगा। इसके पास कितना था, 230 होगा, दोनों सब्ट्रैक्टिव है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे लोड के पास कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा, 2300 वोल्ट में से 230 वोल्ट आप माइनस कीजिए, आपके पास कितना आएगा, 2070 वोल्ट आएगा। तो लोड के पास मेरे पास आ गया कितना, 2070 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाई, तो क्योंकि इस वाइंडिंग में मैक्सिमम करंट कितना झेला जा सकता है, मतलब करंट रेटिंग वही रहेगा करंट के लिए, ये 86.9 यहाँ पे भी रहेगा। अभी डायरेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, डायरेक्शन ऐसे कैसे दिखा दिए, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव से कैसे करंट निकाल दिया जा रहा है, समझिए भाई कैसे हो रहा है, इसको समझा रहा हूँ मैं। इसमें भी जो करंट होगा ये आपका कितना होगा, 8.69, क्योंकि भाई ये दोनों वाइंडिंग इतना ही करंट एक तरीके से झेल सकते हैं, ठीक है। बस आपने क्या किया, पोलैरिटी को एक तरीके से यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। तो समझिए हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअली हो क्या रहा है भाई, अगर आप देखेंगे इस वाले वाइंडिंग में, तो इसमें जो करंट था आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहले समझिए आपके हिसाब से, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, तो करंट क्या होना चाहिए, 86.9 एम्पियर का करंट किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए आपके हिसाब से, सही बात है, सही बात है। लेकिन भाई हम लोगों ने क्या किया है, इस करंट को रिवर्स ना करके हम लोगों ने प्राइमरी वाले करंट को रिवर्स कर दिया। देख रहे हैं, प्राइमरी वाला करंट पहले इधर था नीचे की तरफ, इसको हम लोगों ने सेम ही रखा है, लेकिन इसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। क्लियर हुआ, तो ओवरऑल बात तो बराबर हो गया हम लोग का, समझे। इस लाइन को पढ़िए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर बी वाला, गिव द कनेक्शन डायग्राम विथ एलवी पोलैरिटी रिवर्स्ड है, मींस यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी वाला हम लोग ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं। फिजिकली द टू कनेक्शन डायग्राम लुक्स आइडेंटिकल, दोनों फिजिकली सेम लगेगा, बट द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी मेक्स अ मार्क्ड डिफरेंस इन द ऑटो ट्रांसफार्मर आउटपुट, क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। देख रहे हैं, सेकेंडरी साइड में जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 2070 वोल्ट मिलेगा। सिंस द टू EMF आर अपोजिंग ईच अदर, ठीक है, एज बिफोर द करंट इन द एलवी मतलब क्या, जिससे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। एलवी एंड एचवी वाइंडिंग आर इक्वल टू देयर रेटेड, मतलब जो करंट था रेटेड वो तो वही रहेगा, 86.9 है इतना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सिंस द सेकेंडरी वाइंडिंग इन द फिगर इज रिवर्स्ड, ठीक है, वाइंडिंग रिवर्स किया, इट्स एमएमएफ आल्सो गेट रिवर्स्ड, एमएमएफ भी रिवर्स्ड हो जाएगा। एज लोड करंट I2 इक्वल टू इतना कैन नॉट रिवर्स, ठीक है, लोड तो भाई लोड ऐसे खींचेगा ना, तो इट इज द करंट 0.इतना एम्पियर, वाइंडिंग गेट रिवर्स, ठीक है। इस लाइन को पकड़िए, प्राइमरी साइड को हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। इस लाइन को पकड़िएगा, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। तो ओवरऑल देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं भाई, KCL लगाइए ना भाई, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे KCL लगाइए, ठीक है। अभी पहले समझिए, ये क्योंकि मेरा सोर्स है, कॉमन सेंस लगाना है, तो सीधी सी बात है, करंट आपका हमेशा यहीं से निकलेगा, समझ में आया नहीं। ये एक तरीके से जा रहा है यहाँ पे इस पॉइंट के पास, B पॉइंट के पास, और KCL लगाना है आपको यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट, क्योंकि लोड तो आपका हमेशा लोड और सोर्स को एक तरीके से दिखा दीजिए आप, ये हमेशा इधर आएगा, ये हमेशा इधर आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, और आपको दिखाना है कि ये वाला करंट हमेशा क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, समझे भाई मेरे। अगर इसको रिवर्स करते हैं तो ओवरऑल देखिए, पहले यहाँ पे अगर आप KCL लगाते हैं, ठीक है, तो ये इनकमिंग करंट हो गया, ये भी इनकमिंग करंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, I1 प्लस ये कितना है 8.69, मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाए आउटगोइंग करंट, यानी 86.9। तो ओवरऑल यहाँ से I1 निकाल सकते हैं, I1 कितना हो जाए 86.9 माइनस क्या हो जाए 8.69, समझे। तो ओवरऑल इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 78.2,
2.21। तो यहाँ से करंट चला मेरा मेन करंट, यहाँ पे आते ही क्या हो गया आपका, इधर चला गया कितना, और सीधी सी बात है भाई यहाँ से निकल रहा सिर्फ 78.21, तो कैसे यहाँ पे 86.9 हो सकता है? सीधी सी बात है, कोई ना कोई करंट मेरा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, उसका साइन हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट करके दिखा रहा है ये। ओके, तो ये सब आपका नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ भाई। अगर आपने सर्किट नहीं पढ़ा है तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगा आपको। ओके भाई मेरे आप खुद सोचिए ना, यहाँ पे आ रहा है सोर्स से आपका निकल रहा है 78.21, है ना। अब सीधी सी बात है निकल रहा है आपका इतना ही, तो यहाँ पे 86.9 कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, ये वाला करंट क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि दोनों एमएमएफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट आपको दिखाना पड़ेगा, तभी तो आपका ये बैलेंस होगा। उसको सोचिएगा आप आराम से। तो ओवरऑल देखिए क्या बोल रहा है, सिंस द सेकेंडरी, फिर से पढ़ रहा हूँ, सिंस द सेकेंडरी वाइंडिंग इन द फिगर इतना इज रिवर्स्ड, ठीक है, वाइंडिंग रिवर्स हो चुका है, इट्स एमएमएफ ऑल्सो गेट रिवर्स्ड, एमएमएफ भी रिवर्स हो गया होगा, एज लोड करंट I2 इज इतना कैन नॉट रिवर्स, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। इट इज द करंट 8.69 एम्पियर इन द प्राइमरी वाइंडिंग दैट गेट रिवर्स, इसको हम लोग रिवर्स किया सोने को, ठीक है। यहाँ पे KCL लगाया गया बी पॉइंट पे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना माइनस इतना यानी इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझिए भाई, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का ऑटो ट्रांसफार्मर डिजाइन किया, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं केवी रेटिंग कितना होगा। ये क्या है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, करंट कितना आ रहा था, I1 कितना था मेरा, यहाँ से 78.8 डिवाइडेड 1000 कर देंगे, तो इसका जगह कितना है 180 केवी है। वही आप लोड साइड में भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करना है तो इधर कितना वोल्टेज आ रहा है 2070 गुना इधर करंट कितना 86.9 1000 से, यानी ये भी कितना 180 केवी। यानी जैसे ही आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का ऑटो ट्रांसफार्मर डिजाइन किया, तो यहाँ पे देख रहा है भाई, पहले जब एडिटिव पोलैरिटी का था तो ट्रांसफार्मर कितना लोड हैंडल कर पा रहा था 220 केवीए का, अब कितना हैंडल कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 180 केवीए का। समझ गए, यानी सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में आपका जो केवीए रेटिंग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का वो हमेशा कम हो जाता है। अब क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी लेना है, इसका मतलब क्या, जो आउटपुट पावर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरेंट पावर इक्वल टू एक्टिव पावर हो जाएगा, यानी ये कितना एक तरीके से आपको देगा आउटपुट में 180 किलोवाट। क्लियर। अब इसमें देखते हैं 180 किलोवाट में से कितना ट्रांसफॉर्म पावर आया है, तो ट्रांसफॉर्म पावर कितना आ जाएगा, है ना। BC आपका प्राइमरी है और AB आपका सेकेंडरी, तो BC में कितना वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड है 230, करंट कितना है इतना, तो आपका ये कितना कर रहा हो, प्राइमरी में भी क्रॉस चेक कर लिया है ना, इतना, और करंट कितना आपका इतना, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ गया 20 kVA, ठीक है। तो 20 kVA आपका ट्रांसफॉर्म एक्शन के थ्रू जा रहा है, बाकी आपका क्या हो जाएगा 180 में से 20 हटा दें तो कितना हो जाएगा आपका कंडक्शन के थ्रू जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो पावर कंडक्टेड कितना हो गया 160 और 20 आपका ट्रांसफॉर्म एक्शन के थ्रू जा रहा है, तो हो गया आपका 180 दोनों को जोड़ने पे। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा भाई कि आपका जो सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर है उससे आप भले ही आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाइए, फिर चाहे एडिटिव का बनाइए या फिर सब्ट्रैक्टिव का बनाइए, जो ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू जो पावर जाएगा वो हमेशा क्या जाएगा 20 kVA ही जाएगा। समझ रहे बात को। फिर चाहे सिंगल फेज यानी 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज कीजिए, या फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एडिटिव पोलैरिटी की तरह यूज कीजिए, या फिर कहिए सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी की तरह यूज कीजिए। क्लियर हुआ। हमेशा जो है आपका 20 kVA ही पावर ट्रांसफर होगा ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू। लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी यूज करने से क्या हो गया, जो कंडक्शन के थ्रू पावर आ रहा है वो एक तरीके से यहाँ पे डिक्रीज होता है। अब लास्ट में एफिशिएंसी पूछा था, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है आउटपुट बटा इनपुट। इनपुट को हम आउटपुट प्लस लॉसेस लिख सकते हैं, यहाँ से लॉसेस निकाल दिया है, कितना आ गया 1 बाय एफिशिएंसी माइनस इतना आउटपुट, ठीक है। क्लियर हो गया। लॉस एफिशिएंसी आपका दिया हुआ था, तो ओवरऑल आपका कितना आ गया लॉसेस 500 वॉट। आगे बोल रहे सिंस ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड करंट द लॉसेस, ठीक है, यहाँ पे लॉसेस क्या रहेगा सेम रहेगा, है ना। एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर फॉर एन आउटपुट आउट, देखिए इसका एफिशिएंसी क्या बोल रहा है, कब, जब आप इसको 220 kVA यानी एडिटिव पोलैरिटी के लिए यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो लॉसेस तो आपका सेम ही रहेगा ना भाई, क्योंकि सेम दोनों वाइंडिंग को सेम रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज पे यूज़ कर रहे हैं, तो अंदर में इतना ही लॉस होगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लो आउटपुट, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 1 माइनस लॉसेस, लॉसेस कितना 500, है ना। और इनपुट आपको पता है 220 kVA, कितने पावर फैक्टर पे एफिशिएंसी पूछा था 0.6 पे, ठीक है। यानी 220 kVA का कितना आपका एक्टिव पावर यूज हो रहा है, पावर फैक्टर मतलब क्या, अपरेंट पावर का आप कितना एक तरीके से यूज कर पा रहे हैं एज ए एक्टिव पावर, प्लस आपका लॉसेस है, लॉसेस आपने डाल दिया भाई। ये इनपुट है, इनपुट को क्या लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। तो आउटपुट कितना
ये अपरेंट पावर का इतना कर दिया, यानी एक्टिव पावर और प्लस आपका लॉसेस हो गया, तो ओवरऑल कितना आ गया आपका 99.63% हो गया। सोचिए कितना बेस्ट एफिशिएंसी है। और वहीं अगर आप इसको एज अ 180 kVA के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका कितना 99.54%। क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है या फिर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, उसको अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका केवीए रेटिंग बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका एफिशिएंसी एक तरीके से बढ़ जाएगा। उसके बाद एक होता है भाई कॉपर सेविंग, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉपर का भी सेविंग होता है, तो वो भी आपका एक तरीके से प्रूफ होता है, लेकिन हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसके लिए आपको पेड क्लासेस पढ़ना पड़ेगा, ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया है डिटेल में। अब हम लोग आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे अब बना देता हूँ मैं अपने हिसाब से, इधर वाइंडिंग ज़्यादा दिखा देता हूँ क्योंकि इधर मेरा हाई वोल्टेज दिया हुआ है। ये कितना है 600 वोल्ट, ये कितना है 720 वोल्ट, पावर कितना भेज सकता है ये 15 kVA। इसको हम लोगों ने क्या किया है, फिर से रिकनेक्ट किया है और एक ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं टू सप्लाई, बहुत ध्यान से लैंग्वेज पकड़िएगा, ठीक है, टू सप्लाई एट 720 वोल्ट। समझ में आया? कितना वोल्ट चाहिए मेरे को, बाहर में कितना वोल्ट चाहिए, यानी लोड की तरफ 720 वोल्ट चाहिए सिर्फ, फ्रॉम अ 600 वोल्ट प्राइमरी सोर्स, यानी ये मान लेते प्लस माइनस, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, और इसको प्लस मान लेते हैं, डॉट माइनस, ठीक है, ए बी सी डी। तो ओवरऑल सबसे पहले क्योंकि इधर से मेरे को क्या लेना, प्राइमरी लेना है, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ भाई, ठीक है, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा कितना 600 वोल्ट, क्योंकि मेरे को प्राइमरी लिखा हुआ ना, प्राइमरी से 600 वोल्ट। अब इसके साथ अब यहाँ पे एडिटिव बनाइए या फिर सब्ट्रैक्टिव बनाइए, ये कुछ लिखा नहीं है भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब इनकम्प्लीट क्वेश्चन होता है भाई। ओके, लेकिन फिर भी देखिए समझते हम लोग, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम लोड, तो मैक्सिमम लोड कब एक तरीके से मिलता है, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया ना, हमेशा जैसे अभी आपने एडिटिव पोलैरिटी एक तरीके से जोड़ा था तो वहां पे आपका 220 kVA एक तरीके से पावर दे पा रहा था, और वही सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में कितना 120 kVA सिर्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम पावर अगर आपको चाहिए, यानी मैक्सिमम लोड हैंडल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रांसफार्मर को एक तरीके से हमेशा क्या करना पड़ेगा, एडिटिव पोलैरिटी में एक तरीके से कनेक्ट करना पड़ता है। और फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया था भाई, जो डिजिटल बोर्ड पे नहीं था, वो कंप्यूटराइज्ड लेक्चर था, है ना, उसमें फेस से सब नहीं दिख रहा, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑटो ट्रांसफार्मर हमेशा एडिटिव पोलैरिटी का ही बनाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी एक तरीके से बढ़ जाता है। ओवरऑल देखिए, हाँ ना, एडिटिव बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा नेगेटिव पॉइंट आएगा, ओके, ये हो गया प्लस, और ये नेगेटिव पॉइंट था तो इसको मैं सी बोल देता हूँ, और ये मेरा ए हो जाएगा, ए, और ये मेरा बी हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बाहर लोड ले लें। अब समझिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है, इट इज रिकनेक्टेड एन ऑटो ट्रांसफर टू सप्लाई एट 720 वोल्ट। कंडीशन डाल दिया है कि मेरे को लोड पे कितना वोल्ट चाहिए, यानी V2 कितना चाहिए, 720 वोल्ट चाहिए सिर्फ, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपका 600 वोल्ट है और यहाँ पे मेरा 720 वोल्ट है, दोनों को जोड़ देंगे, भाई ऐसा मिलता है, लेकिन कंडीशन डाल दी यहाँ पे कि 720 वोल्ट मेरे को एक तरीके से चाहिए। तो अब समझिए यहाँ पे, क्योंकि भाई आप जैसे ही प्राइमरी में सप्लाई देंगे तो यहाँ पे तो आपका 600 वोल्ट इंड्यूस्ड होगा ही होगा, ये इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एक तरीके से इंड्यूस्ड होना चाहिए, 120, तभी तो 600 में 120 जोड़ेंगे तो वो टोटल कितना मिलेगा मेरे को एक तरीके से, यहाँ पे लोड के पास कितना मिलेगा 720 वोल्ट। ऐसे भी समझ सकते हैं, एडिटिव बनाएंगे या फिर सब्ट्रैक्टिव बनाएंगे, क्योंकि भाई ये प्राइमरी में कितना 600 वोल्ट ही मिलेगा, सेकेंडरी साइड में आपको चाहिए 720, तो सीधी सी बात है, इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा उसको क्या करना पड़ेगा, वो जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो सेकेंडरी साइड का इसने वोल्टेज फिक्स किया हुआ है। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वाला वाइंडिंग जो है मैक्सिमम कितना करंट झेल सकता है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले I1, यानी इसमें कितना मैक्सिमम करंट झेल सकता है, तो आपका पावर दिया यानी 15,000 डिवाइडेड बाय 600 करेंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 एम्पियर। उसका इधर अगर आप करंट देखते हैं कितना आ जाएगा, ये
15,000 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा ये 720, ये आ जाएगा 20.83 एम्पियर। अब देखिए ये वाला जो वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, ये तो आपका फुल लोड पे एक तरीके से ऑपरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 600 वोल्ट है तो ओवरऑल इसमें जो करंट आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव तो करंट को हम लोग दिखा देते हैं, आपका 25 एम्पियर आ गया। ठीक है, I1 इक्वल टू 25, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर से लिखता हूँ, इसमें 25 एम्पियर है। इसमें भाई इसमें देखिए इसमें कितना करंट एक तरीके, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आपका 120 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो करंट निकाला है कितने पे निकाला है, निकाला आपने 720 पे, मेरे को चाहिए कितने पे 120 पे। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, इसमें कितना करंट फ्लो होना चाहिए, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 120, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को है ना बिना मतलब का एक तरीके से उल्टा पुल्टा बना देता भाई। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना वो भी एक तरीके से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें आपका जो करंट आएगा ये कितना हो जाएगा, 125 एम्पियर आएगा। ठीक है, इतने वोल्ट पे जब आप इसको ऑपरेट कीजिए, यानी मान लीजिए E2 है मेरा, E2 इक्वल टू 120 वोल्ट, समझे। और ये आ गया करंट आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि कितना एक तरीके से लोड हैंडल कर सकता है। तो यहाँ से करंट कितना आएगा, है ना, ये तो इधर ही जाएगा, यानी इस तरीके से एडिटिव पॉलिटी में जो आपका है हमेशा ये करंट नीचे तरफ आएगा, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट करता है। ठीक है, समझ में आया। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे जो KCL होगा दोनों आउटगोइंग करंट है, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस ऊपर में 125 था, ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इनकमिंग करंट, यानी यहाँ से जो आ रहा है करंट I1 है ना, यानी I1 कितना हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 150 एम्पियर। ओके, तो ये हो गया आपका 150 एम्पियर। तो प्राइमरी साइड में देखते हैं 150 एम्पियर का करंट, वोल्टेज मेरा 600 है, इधर आपका इधर पावर कितना आएगा, 150 गुना 600 करेंगे, इसको 1000 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 90 kVA भाई। ओके, ये आ जाएगा आपका 90 kVA। और वही अगर आप सेकेंडरी साइड की बात करें तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कितना है, 720 गुना करंट कितना आ रहा है इधर से, ये आ रहा है 125 एम्पियर भाई, यही करंट आ रहा है ना इधर से, 125 एम्पियर डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो यहाँ से भी आपका सेम आना चाहिए, 720 गुना 125 बिल्कुल सही, डिवाइडेड 1000, यानी इधर से भी आपका 90 kVA आ जाएगा। तो ये आपका एक तरीके से 90 kVA का मैक्सिमम पावर हैंडल कर सकता है। बस आपको यहाँ पे यही दिमाग में लगाना था कि इधर मेरे को 120 डालना वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 720 वोल्ट चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा बनाना नहीं चाहिए भाई इस क्वेश्चन को। ओके, अगर मान लेते भाई, अगर ये यहाँ पे मान लेते 120 नहीं दिया रहता, ठीक है, नॉर्मल कुछ नहीं दिया रहता ऐसा, ठीक है, तो ओवरऑल आपका क्या हो जाता है यहाँ पे 600 और ये वाला वोल्टेज कितना था 720, दोनों को जोड़ते कितना होता है 6 से 12 1320 वोल्ट आता, ठीक है, 1320 वोल्ट के हिसाब से ये करंट है तो उस हिसाब से आपका अलग रेटिंग आ जाता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में डाल दिया है, कंडीशन डाल दिया है कि लोड पे मेरे को सिर्फ 720 वोल्ट ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन ट्रांसफॉर्मर विल गिव द हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज। तो ये हो जाएगा भाई आपका डेल्टा प्राइमरी और स्टार सेकेंडरी में। डेल्टा में क्या होता है, एक्चुअली वोल्टेज की बात हो रही है, तो प्राइमरी साइड में अगर आप देखेंगे ध्यान से देखिए, प्राइमरी साइड में भाई जो लाइन वोल्टेज होगा यही आपका फेज वोल्टेज होगी, डेल्टा में यही चलता है, क्लियर हुआ। तो इधर लाइन वोल्टेज की बात करें, फेज कोई मतलब नहीं बनता भाई, दोनों एक दूसरे के बराबर, मान लेते हैं 200 वोल्ट है, हाँ, तो ओवरऑल, और इसका मान लेते हैं इधर आपका 100 टर्न्स है और ये मान लेते हैं इधर आपका 200 टर्न्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल इधर अगर आप देखेंगे भाई, तो सेकेंडरी साइड में क्या होगा, जो वोल्टेज आएगा, मान लेते फेज वोल्टेज आपने निकाला, ठीक है, ये भी मान लेते फेज वोल्टेज 200 वोल्टेज जो है आपका फेज वोल्टेज है, मान लेते VPH, ठीक है, और ये आपका फेज रेशियो टर्न रेशियो दिया हुआ है। तो ओवरऑल आप VPH निकालेंगे, ठीक है, तो क्या लिखूँ, VPH प्राइमरी डिवाइडेड बाय VPH सेकेंडरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NPH फर्स्ट बटा N2, मतलब ये फेज का टर्न रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, हम लोग को चाहिए सेकेंडरी साइड का, ये क्या हो जाएगा VPH यानी 200 गुना N2 कितना है मेरा 200, भाई ये दोनों गुना हो जाएगा ना आपस में, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100, ये दो बार यानी कितना हो जाएगा 400 वोल्ट। ये क्या है, फेज वोल्टेज है। इसको जब आप लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो लाइन वोल्टेज क्या होता है स्टार में, ये होता है √3 टाइम्स इनटू फेज वोल्टेज, ठीक है। तो इसको जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये ओवरऑल आ जाएगा 692.82, इतना सारा वोल्टेज आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल चीज़ है भाई, न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे ना,
ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला है। बाकी सब सेम वोल्टेज ले लिए, सब में निकाल लीजिए। जैसे डेल्टा डेल्टा लेते हैं तो दोनों साइड में क्या आएगा, 200 वोल्ट ही आएगा भाई, इधर भी, फिर चाहे लाइन करें या फिर फेस करें। स्टार स्टार बात करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 200 इधर लीजिए 200 उधर, कम ही आएगा इससे, मतलब सेम ट्रांसफॉर्मर में आपको बस कनेक्शन चेंज करते रहना है। तो अपना फ्री टाइम है भाई, आप दिमाग लगाते रहिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको इसी में वोल्टेज देखने को मिलेगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। प्राइमरी जो है आपका डेल्टा कनेक्टेड है और जो सेकेंडरी है आपका स्टार कनेक्टेड है। आगे बोलता है सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न रेशियो, यानी N2 बटा N1, इसको होता है टर्न रेशियो। भाई किसी किसी बुक में अब दिया रहेगा N1 बटा N2, यही कंफ्यूज करता है, ठीक है। N2 बटा N1 या फिर किसी को V2 बटा V1, लेकिन टर्न रेशियो हमेशा आपको N2 बटा N1 ही लेके चलना है, ठीक है। ये 5 होता है, ये कंफ्यूज करता है भाई। अब इसमें स्टेप अप भी नहीं दिया, स्टेप डाउन भी नहीं दिया है ना, तो ऐसे सिचुएशन में आपका मिस्टेक हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपका क्लियर रहेगा। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, है ना, वहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा होता ही है V2/V1, लेकिन यहाँ पे टर्न रेशियो दे दिया, तो टर्न रेशियो हमेशा N2/N1 लीजिएगा, ओके। कभी कभी आपका N1 बटा N2 भी दे देता, लेकिन वो गलत है भाई, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है, बोलता है फॉर प्राइमरी फेज वोल्टेज 400, ठीक है। तो हम लोग को पता है डेल्टा में दोनों बराबर होता है भाई, तो फेज वोल्टेज मान लेते थे 400 दिया हुआ है, तो सबसे पहले स्टार में कन्वर्ट करते हैं। इधर मेरे को फेज वोल्टेज कितना देखने को मिलता है, तो हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं VPH बट सेकेंडरी साइड का फेज वोल्टेज, और ये क्या हो जाएगा आपका टर्न रेशियो पर फेज ही दिया ना, इसलिए हम लोग लगा सकते हैं इजीली। कितना हो जाएगा V2/V1, सॉरी, N2/N1। यहाँ से हम लोग को सेकेंडरी साइड का फेज वोल्टेज चाहिए, तो क्या हो जाएगा VPH to N1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका N2, ओके। तो ओवरऑल 400 दिया हुआ है। एक मिनट भाई, मिस्टेक हो रहा है हम लोग का, एक मिनट बस, इसको देखना पड़ेगा। टर्न रेशियो इसने क्या लिया हुआ है, टर्न रेशियो ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज को 5 माना है इसने, ओके। तो हम लोग को सेकेंडरी साइड का वोल्टेज चाहिए ना, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मिस्टेक किया है, N1 होना चाहिए और ये N2 होना चाहिए, सुनना है। ये हो जाएगा N2/N1, ओवरऑल N2/N1 का यहाँ पे वैल्यू पता हम लोग को 5, और VPH मेरे को पता है तो 400 गुना 5 करेंगे, 5 8 जा 40, यानी 800 वोल्ट हो जाएगा। ये आया फेज में, ठीक है। स्टार में आ गया फेज वोल्टेज कितना है आपका 800 वोल्ट। अब उसका लाइन वोल्टेज पूछा, तो लाइन वोल्टेज क्या करेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 800 गुना √3 जब आप करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा आपका, फिर से मिस्टेक हो गया क्या, एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई, ठीक है। 5 4 जा 20 हो, 5 4 जा 20 होगा 2000 वोल्ट, ओके। और ओवरऑल आपका यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2000 गुना √3, ये आ जाएगा 3464 वोल्ट, ओके। तो ये भाई बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें आया नहीं कुछ, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में भाई हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना आपका लास्ट लेक्चर होगा, ट्रांसफॉर्मर आपका ख़त्म हो गया। बहुत लंबा चैप्टर था, 175 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए आपके।